हेलो एवरीवन। तो ये है जीएस की एनालिसिस जो लास्ट मॉक हुआ था बॉलीवुड का, उसका एक क्विक रिवीजन। ये फोर्थ टाइम हो रहा है। इससे पहले दो हो चुके हैं एंड एक हुआ था, वो हुआ था एक मॉक के स्टार्टिंग में हो गया था। तो ये जो बाकी के जो तीन हैं, इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्विक वे में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उस्ताद शफ़त अहमद खान ये किस के एक्सपोनेंट में क्या बजाते हैं? तो ये तबला बजाते हैं। तो तबला से रिलेटेड और भी जो है वो देख लेते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, दैन पंडित जसराज, गुदई महाराज, किशन महाराज। शफ़त अहमद खान तबला से संबंधित है। शफ़ात अहमद खान, एक अमजद अली खान है, वो सरोद से संबंधित है। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड, ये काफ़ी करंट अफेयर में रिवीजन हो चुका है इसका। तो इसको 22 लैंग्वेज में दिया जाता है एंड संस्कृत में इस बार मिला है राम भद्राचार्य जी को एंड गुलजार जी को मिला है उर्दू में। इसके बाद डे ऑफ डिलीवरेंस क्यों मनाते हैं? तो ये जब कांग्रेस रूल ख़त्म हुआ था 1939 में, तो उस कारण से ये लोग मनाते हैं। एक क्वेश्चन था कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब ये किसका स्लेव था? तो ये था मोहम्मद गौरी का स्लेव। तो इससे रिलेटेड कुछ बैटल्स लिख दी हैं कि 1175 में सबसे पहली बैटल इसकी हुई थी, बैटल ऑफ मुल्तान। 1191 में बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज के साथ हुई थी। पृथ्वीराज इसमें जीते थे पहले वाले में। एंड जो सेकंड वाला होता है बैटल ऑफ तराइन 2, इसमें पृथ्वीराज हार गए थे। पृथ्वीराज का क्या नाम है? पृथ्वीराज थर्ड इनको बोलते हैं। एंड मोहम्मद गौरी का यो हुआ था लास्ट वाला जो बैटल हुई थी, वो हुई थी 1194 में, बैटल ऑफ चंदावर, जो जयचंद के साथ हुई थी। जयचंद को इन्होंने हरा दिया था, गौरी ने हरा दिया था। ओके। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को फाउंडर किसका किसका बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत का भी बोलते हैं और स्लेव डायनेस्टी का। दिल्ली सिटी का नहीं बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत का बोलते हैं फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका एक अन्य नाम भी था लकबख्श, काफ़ी लुटाता रहता था ना, इस वजह से इसको लकबख्श बोलते थे। इसने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। जो पहली बार जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था वो बना था इल्तुतमिश, जो इसके बाद आया था। इसको सुल्तान का टाइटल कभी नहीं लिया था। ये काकी को फॉलो करता था, शायद कुछ कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी ऐसे करका था, उसका फॉलो हुआ करता था। इनके नाम पे इसने कुतुब मीनार बनवाया था। जब इसने बनाना शुरू किया था तो खाली पहली मंजिल बन पाई थी, बाकी की जो 4 मंजिलें ऊपर वाली थी ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। एंड इसको रेनोवेट एक बार करवाया था एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने बनवाया है। और इनकी खेलते खेलते चौगान खेलते खेलते इनकी मौत हो गई थी 1210 में। इस तरह ने GSLV लॉन्च किया है F-14। कहाँ से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इन्होंने GSLV F-14 को लॉन्च किया गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म 1951 से रिलेटेड दो बातें थी कि इस समय जो रुपये की वैल्यू थी वो घट गई थी, रुपी वॉज डिवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज, एंड जो मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट वॉज अडॉप्टेड। दो स्टेटमेंट आई थी, दोनों की दोनों ट्रू थी। साइकोटी जाई, ये सॉन्ग्स ऑफ साइकोटी ये किस स्टेट से संबंधित है? तो ये है मिज़ोरम से संबंधित। इसकी ट्रिक ये थी जो मिज़ोरम से ज़्यादातर जो फेस्टिवल रिलेटेड या कुछ भी होता था, जो KUT कुट सब जो होता है ये मिज़ोरम से मैच खाता है, मतलब मिज़ोरम से ही रिलेटेड होता था। कुट सब आया था, तो इसका मतलब ये मिज़ोरम से हो गया। देन ये गोदावरी का है, पूरा मैप मैंने बना दिया था। तो गोदावरी, गोदावरी को साउथ की दक्षिण गंगा कहते हैं तो पता है, क्योंकि सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक के पास से। एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, पेनगंगा, वेनगंगा, वारधा, इंद्रावती, सबरी, ये सारी हो गई एक तरफ। एंड दूसरी तरफ मंजीरा, मानेर और प्रवारा। खाली प्रवारा भी इसे, नहीं तो M वाली इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। एंड ये किस किस स्टेट से जाती है? तो महाराष्ट्र से जाती है, तेलंगाना से जाती है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास से गुजरती है, ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास से गुजरती है। देन आंध्र प्रदेश से जाती है, उड़ीसा से ये नहीं जाती है। एंड ये राजमुंदरी से आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है दो भागों में, मतलब इसको एक ऊपर वाली को शायद ईस्ट बोलते हैं, नीचे वाली को वेस्ट बोलते हैं। एंड जिसमें नीचे वाले मतलब नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे कोरंगा मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो सुंदरवन के बाद होते हैं ना, ये सबसे लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। उसके बाद सुंदरवन के बाद सेकंड लार्जेस्ट है ये। तो गोदावरी से रिलेटेड ये हो गया। देन उसके बाद कावेरी, कावेरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन एक आया था, अलग से नहीं आया था, मैचिंग आई थी। गोदावरी, कावेरी, गंगा, गंगा कैसे पहले बता चुके थे, इस वजह गंगा नहीं बनाई थी, तो कावेरी से रिलेटेड बना देते हैं। तो कावेरी कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट के पास से निकलती है, ये हो गया। एंड कौन कौन से स्टेट से जाती है? कर्नाटक से जाती है, केरला में जाती है, तमिलनाडु में जाती है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं जाती है। कावेरी में 2 डैम हैं मेजरली, मेट्रो डैम एंड कृष्णा राज सागर डैम। तो मेट्रो डैम जो है वो तमिलनाडु में है, कृष्णा राज सागर जो डैम है वो कर्नाटक में है। एंड 2 फॉल्स भी हैं, एक है होगेनकल फॉल्स एंड एक शिवा समुद्रम फॉल्स। जो होगेनकल हो गए वो तमिलनाडु में हो गए, तमिलनाडु में मेट्रो डैम हो गया। शिवा समुद्रम वाटरफॉल कर्नाटक में हो गया, और कृष्णराज सागर डैम हो गया कर्नाटक में। कृष्ण वाला कृष्णा नदी के ऊपर नहीं बना है, कावेरी नदी के ऊपर बना है।
एंड कावेरी इज़ द ओनली साउथ रिवर की है, मतलब जो पेरिनीलर रिवर है, मतलब कि इसमें पूरे साल पानी रहता है, क्योंकि जब आता है साउथ वेस्ट मानसून आता है तब इसको पानी मिलता है, और जब वापस रिट्रीट मानसून होता है तब भी इसको पानी मिलता है। इस वजह से साउथ में खाली एक ओनली रिवर है जिसमें पानी पूरे साल भर रहता है। अब इसके लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वैसे तो लेफ्ट अलग से मतलब नहीं है, खाली इससे मतलब इसके ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं। तो सर ने याद कराई थी ना, परमार सर ने, कि इसमें अगर आई लेटर आ रहा हो तो वो सारी की सारी कावेरी की ट्रिब्यूटरी होती हैं। तो कबानी, सुवर्णती, अमरावती, भवानी, अर्कावती, हारंगी, शिमशा। शिमशा खाली थोड़ी सी अलग है, एंड अमरावती इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमरावती कहीं और लगने लगती है ना, किसी और की है क्या, बट अमरावती कावेरी की है, एंड इंद्रावती इसकी नहीं है। एंड मैं बस ये जस्ट रिवीजन पर्पज से कर रहा हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट मिस्ड गलत बता दिया है, कुछ गलती कर दी है। लास्ट वाले में भी एक कुछ गलती थी, वो भी सुधार देंगे, उसको यहाँ पे बता देंगे, क्लियर कर देंगे एक। ओके, तो कॉपर माइंस कहाँ कहाँ पे हैं, मतलब जो मेन है, मलजखंड माइंस ये हैं मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस ये हैं राजस्थान में, एंड सुरदा माइंस ये है झारखंड में। वैसे तो उसकी कोई ट्रिक वगैरह बन नहीं रही थी। मलजखंड एमपी में एम से एम, खेतरी में राज आता है तो राज से राजस्थान, एंड सूजा मैंने बनाया था सूजा झारखंड, सुरदा माइन झारखंड में है, एंड ये कॉपर माइन से रिलेटेड है। वजवूर डांस स्टाइल ये किस क्लासिकल नृत्य से संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम की जो सर की ट्रिक थी उसको रिवाइज करने के लिए जो भी वो हैं सारे जो एक्सपोनेंट, उनकी ट्रिक वही थी ना, कि सुबह भरत अलार्म बजने पर सुबह रुक्मिणी देवी जी के पद्म छू के मीनाक्षी के सारे भाई को लेकर कृष्ण बाल लीला देख कर आया, देन सो गया। तो अलार्म से अलार्मवल्ली, रुक्मिणी देवी अरुंदले, पद्मा सुब्रमण्यम, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। साराभाई में दो आती, मृणालिनी साराभाई और इनकी बेटी मल्लिका साराभाई। मृणालिनी साराभाई कथकली से भी संबंधित है और मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। टी बाला सरस्वती, लीला सैमसन, सोनल मानसिंह ये ओडिसी से संबंधित हैं। खिलाफत कमेटी ये बॉम्बे में बनी थी 1919 में। अब ये तीन आए थे, इसमें पर्टिकुलरली प्रकीर्णन का पूछा गया था, तो इसमें मैंने तीनों डायग्राम बना दिए, इसी से समझ लेते हैं कि सबसे पहले परावर्तन होता है कि रिफ्लेक्टेड रे जो आती है ये मिरर, एक ही मिरर से पास होकर के जो चली जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ये वाला है। इसमें इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है दोनों बराबर होते हैं। डिस्पर्जन क्या होता है कि प्रिज्म के सामने कोई वाइट लाइट जब ऐसे पड़ती है वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, इसको विबग्योर बोलते हैं ना, ये यहाँ से ऊपर की तरफ विबग्योर। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है, सबसे कम वॉलेट की होती है। देन रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, जैसे कि लाइट यहाँ से एक मीडियम से एयर से वाटर में जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर की तरफ थोड़ा सा इसका झुकाव हो जाता है, या इधर भी जाती है इधर भी जाती है, तो इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो इसके ज़रूरी नहीं कि बराबर हो। ओके, देन इसके बाद रिम्यूनरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 जो होता है इसको कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, मतलब इसकी जो सैलरी होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसलिए मैंने जो बताया था स्केड्यूल में जो 2 वाला स्केड्यूल होता है उसके अंदर सबकी जो सैलरी बताई गई है, बट इसकी सैलरी नहीं डिसाइड करी गई है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। एंड ये आर्टिकल मैंने ऐड कर दिया 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर द स्टेट डिसाइड है। इसके बाद पार्ट 8 में क्या है, द यूटी यूनियन टेरिटरी 239 से लेकर 242 तक दिया हुआ है आर्टिकल। जो उसमें मेजर क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि प्रेसिडेंट मेक रेगुलेशंस बना सकता है यूटीज़ के ऊपर, ये कौन से आर्टिकल में लिखा, तो 240 में लिखा हुआ है। 239 में इनका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, 241 में हाई कोर्ट फॉर यूटी, एंड जो 242 है उसको रिपील कर दिया गया है शायद, जो 7वां हुआ था 1956 में उसके द्वारा। करंट अकाउंट डेफिशिएंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब जो होता है कि जो गुड्स होते हैं जब इसकी वैल्यू इंपोर्ट्स एक्सीड कर जाती है एक्सपोर्ट्स की, वैल्यू ऑफ गुड इंपोर्ट्स की एक्सीड कर जाती है एक्सपोर्ट्स से, तब हो जाता है करंट अकाउंट डेफिशिएंट। क्रॉपिंग पैटर्न में रबी खरीफ जायद यही 3 आती हैं। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी कब है, कौन सी किसकी है, कौन सी किसकी नहीं है। तो याद करने की ट्रिक है बस, देखिए सबसे पहले इसको याद कर लीजिए, आर से रबी होता है, आर से इसके पास राइस नहीं आएगी, बस आर से राइस होता है, आर से रबी होता है, इसको राइस नहीं मिलेगी तो कौन, और राइस और वीट अपोजिट होता है, इतना तो जरूर याद रहता है। तो राइस नहीं मिलेगा उसको वीट मिलेगा, और वीट डब्लू से होता है, डब्लू से विंटर होता है। ये तीनों आपस में एक बार कनेक्ट कर लें, सिर्फ एक याद कर लें तो सारे हो जाएंगे। तो रबी विंटर क्रॉप में होता है, विंटर का मतलब अक्टूबर नवंबर में हम लोग बोते हैं, और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। और रबी के अंदर आते हैं वीट बार्ले मस्टर्ड, इनको तीनों एक साथ बोलेंगे, वीट बार्ले मस्टर्ड। मेरा क्वेश्चन उस दिन इसी वजह से हो पाया था कि मैंने इसको लाइन से याद किया हुआ था, वीट बार्ले मस्टर्ड ग्राम पटैटो, तो याद कर लेना एक्स्ट्रा। खरीफ समर क्रॉप हो जाती है,
देन इसके बाद जब विंटर के बाद खरीफ को उगाने की बात आती है, जून जुलाई में इसको बोया जाता है एंड अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। खरीफ के अंदर राइस आता है, एक तो ये JCB मैंने बना दिया है, ज्वार कॉटन बाजरा, ज्वार बाजरा तो हमेशा साथ ही रहते हैं, ज्वार कॉटन बाजरा तो JCB, एंड इसको मैंने राम जी बनाया है, मतलब बना सकते हैं आप, देख सकते हैं, राइस मेज़ जूट। तो राइस मेज़ और जो नट्स होते हैं ये भी आते हैं खरीफ के अंदर। और बची हुई जो जायद, ये जो जून का समय है यहाँ पे, और ये अप्रैल का समय, इसके बीच का समय जो कहाँ जाएगा वो जाएगा जायद के पास, मार्च से लेके अप्रैल के बीच में। मार्च से अप्रैल के बीच में मतलब बोएंगे जब इसकी कटाई हो जाएगी, और जून के समय इसको काट लेंगे। तो ये हो गया जायद। जायद में क्या आता है, कुकुम्बर, वाटरमेलन, इस पे वैसे क्वेश्चन कम ही आता है, रबी और खरीफ पे ज़्यादा क्वेश्चन फंसता है। देन अनुष अग्रवाल, ये कौन है, तो ये पहले मतलब ऐसे इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक में जो कोटा होता है घुड़सवारी से रिलेटेड था, तो उनको इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, तो ये ऐसे पहले खिलाड़ी बने हैं, और ये एशियन गेम्स मेडलिस्ट भी हैं। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये किसने दिया है, एंटोइने लेवोजर, मैं इसको पता नहीं एंटोनियो पढ़ता हूँ, एक कैरेक्टर था ना। तो इन्होंने कब दिया था, 1789 में, एक कोड़ा 7-8-9 याद कर सकते हैं, एंटोनियो ने 7-8-9 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन दिया था, 7-8-9 1789। लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ट्राइड डोबोने ने 1817 में दिया था, ऑक्टेव न्यूलैंड ने 66 में दिया, मेंडलीव ने 69, एंड हेनरी मोर ने, पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है ये, कि 1913 में दिया था। मुझे तो डेट्स याद हो जाती हैं, अब इसको थोड़ा सा गैप में याद करिएगा, 66 66 और 3, इसमें से कभी 66 आंसर होता है, कभी 65 होता है, तो जो ऑप्शन में होगा वही आप टिक करेंगे, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, 3 साल का गैप है इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले 1789 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया, एंटोनियो ने दिया था। डोबरनायर ने 1817 में ट्राइड का रूल दिया था, 1866 में न्यूलैंड ने ऑक्टेव दिया था, 3 साल बाद 69 में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई थी, एंड 1913 में मोजले की आई थी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बोलते हैं, एंड जो 101 टर्म है वो मेंडलीव के लिए है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, इस पर पूरा रिवाइज कर लेते हैं। मेजरली मुझे खाली चीज़ याद करेंगे कि जो सबसे पहला जो कॉलम होता है, सॉरी जो ग्रुप होता है, वो होता है एल्कली मेटल्स का, हाइलाइटर चलाते हैं, ये होता है एल्कली मेटल्स का, एंड इसके बाद एल्कली अर्थ मेटल आते हैं, और फिर इधर बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली को क्या कहते हैं, चैल्कोजेंस बोलते हैं। देन आते हैं हेलोजेंस, हेलोजेंस ये लिखे हैं यहाँ पे, मैंने एरो लगा दिया है, एंड ये आ जाती है नोबेल गैस। जो कोड होते हैं वो एक बार बोल देते हैं, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, CS का मतलब सीजियम होता है, सीजियम काफ़ी पूछा जा रहा है। एंड इसके बाद बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर पार्वती, इसका क्या था, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, एंड उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आरती, हेमा नैना और करीना जीती रहें। एंड इसका कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट, खासतौर से ये वाला, ये तो दो पूछे भी जा चुके हैं, 101 मेंडलीव का होता है, एंड 106 सीबॉर्जियम होता है। ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन था, 6 मार्च 2023 में आया था CGL 22 के मेंस में। तो ये जो एक्टेनॉड होता है इसको मैंने याद किया था, तो उसको आप याद कर सकते हैं। एक्ट करो थोड़ा, प्रोटेक्ट करो यूरेनियम को, नेपच्यून प्लूटो, अमेरिशियम मतलब ACBC, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केरिलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीन, फ्यूरियम, मेंडलीव, नोबेल, लॉरेंस, रदरफोर्ड, डूबे सी में बाहर निकले हंसते हुए, मतलब रदरफोर्डियम, डूबियम, सिबॉर्जियम, बोहरियम, हसियम। जस्ट एक याद करने की कोई ट्रिक है, किसी को मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी हो। एंड हाँ, ये थी एरर, जो लास्ट टाइम मैंने गलती से यहाँ पे 1885 लिख दिया था, तो ये गलत है, संथाल रिबेलियन 1855 में हुआ था, जो सिद्धू खानों के द्वारा हुआ था। एंड इसके बाद तो राइट्स हैं, इसको वैसे मैंने कराने ही वाला था, तभी एक पे जल्दी से देख लेते हैं। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है, 13 में डेरोगेशन से रिलेटेड बात करी गई है, ये कीवर्ड है, यही आ जाएगा। 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 में प्रोविजन रिलेटेड टू रेस कास्ट से रिलेटेड, 16 में इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, 17 में अनटचेबिलिटी, आर्टिकल में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स होता है, राइट टू फ्रीडम में सबसे पहले 19 आता है, सामरो से सर ने याद कराया था। स्पीच, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट होता है, रिसाइड होता है, एंड ऑक्यूपेशन। एंड जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला था वो 44 से हटा दिया गया था 1978। इसका आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, 21 में लाइफ लिखा है, और लिबर्टी। इसमें काफ़ी सारे जो भी नहीं समझ में सर बताते ना, कि जो ना समझ में वो आर्टिकल 21 में लगा दो अगर राइट से रिलेटेड है, जैसे प्राइवेसी वाला हो गया। आर्टिकल 21A एजुकेशन से रिलेटेड, 86 अमेंडमेंट वाला। उसके बाद 22 वाला प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। फिर 23-24
पहला वाला होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड एंड 24 वाला होता है जो चिल्ड्रन का जो फैक्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड उसके बाद रिलीजन से रिलेटेड 25, 26, 27, 28 होते हैं। ये वाला बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंसाइंस आ जाता है। एंड 26 वाला मैनेज रिलीजियस अफेयर्स फ्रीडम है। 27 वाले में टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजियस। एंड 28 का आ जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। एंड 30 में माइनॉरिटीज़ और टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है 29, 30। एंड 32 तो पता ही रेमेडीज़ होते हैं, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये होगा राइट। सो ये था एक क्विक रिवीजन। आई होप कि आपको ये पसंद आया। एंड कोई भी गलती हुई हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको अगले वाले में क्लियर कर दूंगा या इसको अपने जो नोट्स हैं उसमें जरूर क्लियर करके आपके साथ अभी शेयर करूँगा। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।